जय हिंद साथियों। तो एनवायरनमेंट एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एक एग्जाम में सवाल पूछे ही जाते हैं। इसीलिए आज मैं जय ओझा लेकर के आया हूं पूरा रिवीजन सेशन एनवायरनमेंट टॉपिक का। तो एंड तक लेक्चर में बने रहेंगे और नोटबुक पेन निकाल लीजिए, क्योंकि हर एक पॉइंट पे बात करेंगे, हर एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन करेंगे और छोटे छोटे प्यारे प्यारे नोट्स आप लोग बनाते चलिए। देखते हैं सबसे पहले कि आखिर एनवायरनमेंट होता क्या है। तो देखिए, आम शब्दों में अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट हर वो एक चीज होती है जो हमारे आसपास होती है और हमें अफेक्ट करती है, जिसमें आप लोग देखोगे बायोटिक, बायोटिक यानी कि लिविंग कंपोनेंट्स, उसके बाद आप देखोगे अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। लिविंग कंपोनेंट्स का मतलब हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास के जीव जंतु यानी जानवर, पेड़ पौधे, सब कुछ आपके लिविंग कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। नॉन लिविंग में आप लोग देखोगे कि जो लिविंग बींग्स नहीं है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो वाटर, एयर, लैंड, ये सब कुछ आप एनवायरमेंट में नोट कर सकते हो। तो दो कंपोनेंट आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट। अब देखते हैं कि इसकी लीगल डेफिनेशन हमें कहां से मिलती है। तो लीगल डेफिनेशन के लिए आप देखिए, इंडिया में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 2 ऑफ ए में आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 2 ऑफ ए में आप देखोगे एनवायरमेंट की लीगल डेफिनेशन। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखते हैं कि हमने कब से एनवायरमेंट को बचाना शुरू किया, यानी कब हमारे माइंड में आया। इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं कि कब हमें एनवायरमेंट को बचाना चाहिए। हालांकि एनवायरमेंट शुरू से ही हमारा कंसर्न रहा है, लेकिन हम लोगों ने 1970s के टाइम पे ज्यादा एग्रेसिवली काम किया, जिसमें आप सबसे पहले देखोगे 1971 में एक ईरान का शहर है रामसर, सिटी है रामसर, उसमें कन्वेंशन किया जाता है, यानी एक मीटिंग किया जाता है जिसको हम लोग रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। देखिए बच्चों, हम लोगों ने जमीनें तो बहुत बचा ली, यानी लैंड पे बहुत ज्यादा काम कर लिया और वाटर बॉडीज पर भी बहुत ज्यादा काम कर लिया था। तो एनवायरमेंटलिस्ट का ये कहना था कि यार हम लोग वेटलैंड्स पे कब काम करेंगे, क्योंकि वेटलैंड्स भी तो हमारे इकोसिस्टम के लिए, इकोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड्स का मतलब देखिए, आज की डेट में अगर हम रामसर साइट्स में देखते हैं तो प्योरली वाटर बॉडीज को भी शामिल किया जाता है। बट अगर पर्टिकुलर मीनिंग की बात करें तो वेटलैंड का मतलब होता है दलदल, जो कि ना पूरी तरीके से लैंड है ना पूरी तरीके से वाटर है। तो हम लोगों को वेटलैंड्स को बचाना था, इस वजह से ईरान के रामसर सिटी में कन्वेंशन किया जाता है 1971 में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईरान कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, या फिर रामसर कन्वेंशन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। याद रखिएगा, क्लियर पॉइंट बच्चे, ठीक है। अब देखिए, अभी इसमें कितनी पार्टीज हैं आपके पास, देखेंगे 172 पार्टीज आप लोगों को दिखेंगे, यानी 172 कंट्रीज आप लोगों को यहां पे नजर आएंगे। इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या था, हमें वेटलैंड्स को बचाना था। हमें किसको बचाना था, हमें वेटलैंड्स को बचाना था। अब देखिए, इसके अंडर में क्या किया गया, एक रजिस्टर बनाया गया, उस रजिस्टर का नाम क्या रखा गया, रामसर। उस रजिस्टर का नाम क्या रखा गया, रामसर। इस रजिस्टर में हम उन सारे वेटलैंड्स को नोट करेंगे जिनको कंजर्वेशन की जरूरत है। याद रखेंगे आप लोग, इस पूरे रजिस्टर में हम उन सारे वेटलैंड्स का नाम नोट करेंगे जिनको कंजर्वेशन की जरूरत है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रामसर साइट कहेंगे। क्लियर है पॉइंट, याद रखेगा, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए अब देखते हैं यहां पे कि रामसर साइट में कब इंडिया शामिल हुआ और कौन कौन से लार्जेस्ट साइट्स हैं इंडिया के, स्मॉलेस्ट साइट्स हैं, सबके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। देखिए बच्चे, जब रामसर साइट का अनाउंसमेंट किया गया 1971 में, तो इंडिया इसका हिस्सा नहीं था। इंडिया वाज नॉट द पार्ट ऑफ रामसर साइट। इंडिया जब इसका पार्ट बना बच्चों, तो 1982 में इंडिया इसका पार्ट बना। लेकिन याद रखिएगा, 1981 में ही इंडिया के दो साइट्स इसमें शामिल हो चुकी थी। पहला आप लोग देखोगे चिल्का लेक, ठीक है बच्चे, पहला आप लोग देखोगे चिल्का लेक यानी कि उड़ीसा। दूसरा आप लोग देखोगे केवलाडियो नेशनल पार्क, केवलाडियो नेशनल पार्क यानी कि राजस्थान। ये दोनों शामिल कर लिए गए थे 1981 में, बट इंडिया इसका हिस्सा बना था, पार्ट बना था 1982 में। क्लियर है पॉइंट बच्चों, ये सारी सारी चीजें आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं, ठीक है। अभी अगर हम बात करते हैं 2024 के, 2024 नॉट 2024, 2026, अभी 26 चल रहा है, तो इसमें आप लोग देखोगे 4 रामसर साइट्स इंडिया की तरफ से ऐड किए गए हैं। कौन कौन से, 4 रामसर साइट, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखोगे, एक आप देखोगे छारी धंड, ठीक है बच्चे, एक आप देखोगे छारी धंड। और बच्चे ये चारों क्यों इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर के लिहाज से देखा जाए, पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो 4 रामसर साइट्स को ऐड किया गया है इंडिया की तरफ से, ठीक है बच्चे। छारी धंड जो कहां पे मिलेगा आप लोगों को, रन ऑफ कच्छ मिलेगा। क्लियर है पॉइंट बच्चे, रन ऑफ
कच्छ में मिलेगा। रन ऑफ कच्छ यानी कि आप सभी को पता है गुजरात, ठीक है। दूसरा आप लोग यहां पे देखोगे तो पटना बर्ड सेंचुरी, ठीक है बच्चे, कौन सा? पटना बर्ड सेंचुरी, ठीक है। पटना बर्ड सेंचुरी कहां पे? तो ईटा, ईटा यानी कि उत्तर प्रदेश, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे तो अगला सीखा, ठीक है, सीखा झील बर्ड सेंचुरी, ठीक है, सीखा झील बर्ड सेंचुरी, झील बर्ड सेंचुरी, ये कहां पे? तो अलीगढ़ में, ठीक है। ये कहां पे बच्चों? तो अलीगढ़ में आप देखोगे, ठीक है। तीसरा हो गया। और चौथा जो अभी हाल ही में अनाउंस किया गया है, जो अभी 5 जून जो हमारा इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे यानी कि ग्लोबल एनवायरनमेंट डे हम लोग मनाते हैं हर साल 5 जून को, उस दिन अनाउंसमेंट किया गया है जयप्रकाश नारायण, ठीक है बच्चे। यहां पे लिख लेता हूं, थोड़ी स्पेस की कमी है इस वजह से यहां पे लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, याद रखना, ठीक है। जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, ठीक है, याद रखेंगे। कहां पे? तो बलिया डिस्ट्रिक्ट में, कहां पे? तो बलिया डिस्ट्रिक्ट में यानी कि यूपी में, ठीक है। यूपी के 3 ऐसे रामसर साइट्स हैं जो इस साल 2026 में ऐड किए गए हैं। और आप देखोगे यहां पे यूपी में टोटल कितने? 13 रामसर साइट्स हो चुके हैं और इंडिया में टोटल अभी 100 रामसर साइट्स हो चुके हैं। क्लियर बच्चे? याद रखना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोग देखोगे कि इंडिया का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है? तो सुंदरबन देखोगे आप लोग, ठीक है। सुंदरबन रामसर साइट, सुंदरबन, ठीक है बच्चे, याद रखना, सुंदरबन रामसर साइट, ये कहां पे है? तो वेस्ट बंगाल में आपको मिलेगा। और सबसे छोटा देखोगे तो कौन सा? वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, याद रखना, कौन सा? वेम्बनूर, ठीक है, याद रखना, कौन सा? वेम्बनूर, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, मैंने WC लिख दिया यानी वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। ये सारे के सारे आप लोग नोट करोगे, ठीक है। चलिए, अब रामसर साइट में हम लोगों ने वेटलैंड्स को बचाने की कोशिश की, ये बात हमको समझ में आ जाती है। लेकिन रामसर साइट में कुछ ऐसे साइट्स भी थे, कुछ ऐसे वेटलैंड्स भी थे जिनको बहुत ज्यादा कंजर्वेशन की जरूरत थी। देखिए, जो आमतौर पे हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जिनको हम थोड़ा बहुत भी कंजर्वेशन करेंगे तो काम चल जाएगा। थोड़ा बहुत का मतलब अच्छा खासा कंजर्वेशन करना पड़ेगा। बट कुछ ऐसे रामसर साइट्स भी हैं जिनमें हद से ज्यादा जी जान लगाने की जरूरत पड़ेगी उनको बचाने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए। उसके लिए हम लोग एक और रजिस्टर बनाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ठीक है। 1990 में ये कॉन्सेप्ट आया। मॉन्ट्रेक्स एक सिटी है स्विट्जरलैंड का, वहां पे मीटिंग किया गया था, इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, याद रखेंगे, ठीक है। तो 1990 में एक और नया रजिस्टर बनाया गया अपार्ट फ्रॉम रामसर साइट वाला रजिस्टर, जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा क्रिटिकल और बहुत ज्यादा डेंजर सिचुएशन में जो वेटलैंड्स है उनको लिस्ट करते हैं और ज्यादा कंजर्वेशन की कोशिश करेंगे। क्लियर बच्चे? याद रखना एक एक चीज, ठीक है। इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में अभी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में 2 ही रामसर साइट शामिल हैं, ठीक है। इसमें शायद लिखा नहीं, अच्छा लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। केवलाडियो नेशनल पार्क राजस्थान वाला और लोकतक लेक मणिपुर, ये दोनों ही आप लोग देखोगे इसमें शामिल मिलेंगी आप लोगों को। क्लियर बच्चे? याद रखेंगे। अभी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में 2 ही रामसर साइट्स हैं, मैं बार बार बता रहा हूं, केवलाडियो नेशनल पार्क राजस्थान और लोकतक लेक मणिपुर। लोकतक लेक मणिपुर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लोकतक लेक मणिपुर में आप लोग देखोगे इट इज एन ओनली फ्लोटिंग लेक। फ्लोटिंग लेक का मतलब लेक नहीं फ्लोट कर रहा है, फ्लोटिंग लेक का मतलब ये है कि इसमें छोटे छोटे आइलैंड्स फ्लोट कर रहे हैं, यानी कि तैरते हुए आइलैंड्स हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? फुमदीज। क्या बोलेंगे हम लोग? फुमदीज कहते हैं। ये बात आप लोग याद रखना, क्या बोलेंगे? फुमदीज, फुमदीज, PHUMDIS। तो फुमदीज छोटे छोटे तैरते हुए आइलैंड्स हैं जो कि लोकतक लेक मणिपुर में आप लोगों को मिलेंगे। इस वजह से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। तो ये आपका पूरा का पूरा देखोगे बच्चे वेटलैंड, ठीक है, याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं और क्या क्या चीजें हैं। अब देखिए, हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, ठीक है, हम लोगों ने वेटलैंड की बात कर ली 1971 में। उसके बाद 1972 में एक और कंसर्न आया हमारे पास एनवायरनमेंट को लेके। देखिए, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती चली जाती है ना, वैसे वैसे वेटलैंड को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न पैदा होती रहती है। तो वेटलैंड, नॉट वेटलैंड, एनवायरनमेंट को लेकर के कंसर्न पैदा होता रहता है। तो 1971 में आप लोगों ने ईरान का रामसर कन्वेंशन देख लिया। 1972 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, याद रखना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, ठीक है, स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन में एक कॉन्फ्रेंस बुलाया। उस कॉन्फ्रेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट कहेंगे। अब यहां पे हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं कि हम एनवायरनमेंट को सेव रखने के लिए, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, कुछ और एफर्ट्स लगाते हैं। तो यहां पे आप लोग देखोगे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट
के दिन, यानी कि ये 1972 में हम लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, नॉट हम लोगों ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये पूरा पूरा कॉन्फ्रेंस बुलाया था, ठीक है, याद रखना। अब यहां पे 5 जून, याद रखना 5 जून 1972 को, ठीक है, क्या बनाया गया, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, क्या बनाया गया, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम बनाया गया, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की स्टैब्लिशमेंट हुई थी, स्टैब्लिश किया गया था। और यही वजह है कि हम लोग हर साल 5 जून को क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी दिन यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम बनाया गया था। और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम को ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि ग्लोबल लेवल पे हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाएगा। उस दिन पूरी दुनिया को, पूरी ग्लोबल लेवल पे हर एक इंसान को, हर एक कंट्री में, हर एक छोटी से छोटी जगह पे अवेयरनेस फैलाया जाएगा, अवेयरनेस क्रिएट किया जाएगा फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो यूएनईपी बनाया गया था 5 जून 1972, इसी वजह से हम लोग वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं 5 जून को हर साल। ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, याद रखना, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस स्वीडन में कंडक्ट किया गया था, ठीक है, याद रखना। अब यूएनईपी जब बनाया गया था, तो यूएनईपी का आप लोग जो हेडक्वार्टर देखोगे वो कहां पे देखोगे, तो नैरोबी में देखोगे, नैरोबी यानी कि केन्या, ठीक है बच्चे, याद रखना। हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है, रोल भी पूछा जा सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। और हर साल 5 जून को हम लोग वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, ये मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, याद रखिएगा, ठीक है। पहली बार वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करने की बात की गई थी 1972 में, लेकिन हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था पहली बार कब, 1973 में। और किसके अंडर में, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के अंडर में। लेकिन 1972 वाली जो मीटिंग हुई थी, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम बना ही नहीं था उस टाइम, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये मीटिंग कंडक्ट करवाई थी और यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम बनवाया गया था। 1973 में पहली बार जब वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट किया गया था, तो उस टाइम पे आप लोग देखोगे कि जो थीम रखी गई थी, वो रखी गई थी ओनली वन अर्थ। क्या रखा गया था, ओनली वन अर्थ रखा गया था। अब ओनली वन अर्थ का मतलब क्या होता है भाई, एक ही तो पृथ्वी है, इसे पॉल्यूट कर दोगे, इसे बर्बाद कर दोगे तो कहां जाओगे, तो ओनली वन अर्थ एक रखा गया था। फर्स्ट थीम था वर्ल्ड एनवायरमेंट डे का, ठीक है, याद रखना। अब आप यहां पे देखोगे यूएनसीएचई यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट में 113 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है बच्चे, 113 कंट्रीज आप लोग यहां पे नजर आएंगी। चलिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है बच्चे, याद रखना। एक एक कन्वेंशन, एक एक प्रोटोकॉल, एक एक इवेंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिवीजन सेशन है, बट मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ताकि कहीं से सवाल आए तो आप लोग चूको मत, ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। चलिए, अब देखते हैं यहाँ पे क्या चीज है, ठीक है बच्चे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हम लोगों ने देखा था, ठीक है, याद रखेंगे, 1987 में कंडक्ट किया गया था। अब इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर 1987, यानी कि यहां पे पहली बार उन सारे सब्सटेंसेस को कम करने की बात की गई थी, रिड्यूस करने की बात की गई थी, जो कि हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। याद रखिएगा, हमारे अर्थ के ऊपर ना एक ओजोन लेयर है, जो कि सन से आने वाली हार्मफुल रेड्स को रोकती है। अगर ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो गया, यानी कि ओजोन लेयर अगर यहां से खराब हो गया, तो जो सन रेज है सीधा कहां पे आएंगी, अंदर, अर्थ के अंदर आएंगी, और हमें बहुत सारे डिजीजेस, बीमारी, या फिर हमारे पेड़ पौधे, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। तो हम लोगों ने मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में पहली बार, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में पहली बार 1987 में क्या सोचा था कि वो सारे के सारे सब्सटेंसेस को रिड्यूस करेंगे हमारे अर्थ से, जो कि हमारे ओजोन लेयर के डिप्लीशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। यानी ओजोन लेयर जो कटता है, फटता है, उन्हीं की उन गैसेस की वजह से, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, इस तरीके के गैसेस, ठीक है, उनको हम लोग कम करेंगे, तो याद रखना। तो आप देखेंगे यहाँ पे मॉन्ट्रियल कनाडा में ये कंडक्ट किया गया था। उसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ पे, ठीक है, 198 कंट्रीज, ठीक है, 198 कंट्रीज ने रेटिफाई किया, यानी कि बहुत बड़ा एक इवेंट आप लोग देख सकते हो, ठीक है। कोर टारगेट क्या था, याद है, कोर टारगेट में आप लोग क्या देखोगे, वो सारे के सारे सब्सटेंसेस को कम करना, जो कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, यानी ओजोन लेयर को डिप्लीट करने वाले, ओजोन लेयर को खराब करने वाले, ओजोन परत को खराब करने वाले जितने भी सब्सटेंस हैं उनको कम करना। जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप लोग देखोगे जैसे एयर कंडीशन हो गया, रेफ्रिजरेटर्स हो गया, यानी वो हर एक कूलिंग एलिमेंट्स, हर एक कूलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल किया जाता है, वही ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। तो हमें कम से कम इस्तेमाल करना इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स का, जो कि हमारे घरों में इस्तेमाल हो रहे हैं, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है बच्चे, याद रखना। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे कि हमने जो एक्शन लिया था
1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में उसके 20 साल कवर हो चुके हैं। 20 साल कवर हो चुके हैं, इसका मतलब हमने एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारे एक्शन कर दिए हैं, हमने एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजन ले लिए हैं। और अभी 1972 से 82 10 साल और 92 20 साल, यानी कि आप देखोगे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जिसके बारे में हमने पीछे बात की उसके 20 साल पूरे हो चुके हैं और अब हम लोग 1992 में हैं। अब 1992 में एक समिट किया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ समिट। अर्थ समिट ये अब तक का सबसे बड़ा अर्थ समिट है, ठीक है। कहां पे कंडक्ट किया जाता है, तो रियो डी जेनेरियो में कंडक्ट किया जाता है, इसी वजह से इसको हम लोग रियो समिट के नाम से भी जानते हैं। रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राजील की हम यहां पे बात करेंगे। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखना। एग्जैक्ट नंबर ऑफ पार्टीज की बात करें तो 178 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और 178 कंट्रीज में से 108 हेड ऑफ द स्टेट यहां पर आए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और यहां पे हम लोगों ने पूरा डिसाइड किया था कि हम किस तरीके से एनवायरनमेंट को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो आप देखोगे ये समिट 1992 में हुआ था और इसका जो एग्रीमेंट फाइनलाइज किया गया था यानी कि एक्शन में आया था ये 1994 में, यानी कि इफेक्टिव हुआ था 1994 में, बट ये समिट अर्थ समिट 1992 में कंडक्ट किया गया था, ठीक है बच्चे। अब इस अर्थ समिट में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था, याद रखना, तीन बड़े बड़े कन्वेंशन की बात की गई थी, ठीक है, जिनको हम लोग थ्री सिस्टर्स कन्वेंशन बोलते हैं। याद रखेगा, थ्री सिस्टर कन्वेंशन के नाम से इनको हम लोग जानते हैं, ठीक है, थ्री सिस्टर्स कन्वेंशन के नाम से जानेंगे। अर्थ समिट में ये तीन कन्वेंशन की बात की गई थी। पहला आप लोग देखोगे, ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस आप लोग देखोगे, ठीक है, पहला यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको आप लोग शॉर्ट में न्यूज में कई बार UNFCCC के नाम से जानते हो, याद रखना। तो पहला सिस्टर में आप लोग देखोगे UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दूसरा सिस्टर कन्वेंशन का, थ्री सिस्टर कन्वेंशन का दूसरा कन्वेंशन आप लोग देखोगे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट्स को बढ़ने से रोकने के लिए, रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने के लिए हम लोग यहां पे दूसरा सिस्टर की बात कर रहे हैं। तीसरा आप लोग देखो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो हम लोगों ने 1992 में जो अर्थ समिट हुआ था, थ्री सिस्टर कन्वेंशन अनाउंस किया था। थ्री सिस्टर कन्वेंशन का पूरा नाम आप लोगों को मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, आगे देखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे उसी में 1992 के अर्थ समिट में ही हम लोगों ने 21 एजेंडा भी सेट किया था, ठीक है, याद रखना। एजेंडा 21, एजेंडा 21 का मतलब ये नहीं है कि हमने 21 टारगेट रखे थे, 21 गोल रखे थे। इसका मतलब 21st सेंचुरी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 21st सेंचुरी है, यानी हमें हमारी अर्थ को 21st सेंचुरी में कैसा बना के रखना है, कैसे हम ऐसा एक्शन लें। तो ये एजेंडा 21 में हम लोग क्या सोच रहे थे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान होना चाहिए। हमें अर्थ को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें कैसे कार्बन एमिशन को कम करना चाहिए, हमें ऑक्सीजन कैसे बढ़ाना चाहिए, किस तरीके से ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से रोकना है, सब एक्शन हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो किसके लिए, 21st सेंचुरी में अर्थ को बचाने के लिए, अर्थ को सेव करने के लिए, इसीलिए एजेंडा 21 कहलाता है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखना। तो ये क्या है एजेंडा 21, एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान है फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द अर्थ इन 21st सेंचुरी। क्लियर पॉइंट। तो एजेंडा 21 से आप लोग कंफ्यूज मत हो ना, 21 का मतलब यहाँ पे आप 21st सेंचुरी देखोगे। उसके बाद देखोगे रियो डिक्लेरेशन। अब ये जो हमने टारगेट रखा है कि हमारा कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान एजेंडा 21 होना चाहिए, तो भैया उसके लिए प्रिंसिपल्स भी तो होने चाहिए। तो यहां पे आप क्या देखोगे, 27 कोर प्रिंसिपल, यानी हम क्या करेंगे, हम ऐसा क्या करेंगे 21st सेंचुरी में। तो हमने कितने प्रिंसिपल डिसाइड किए थे, 27 प्रिंसिपल डिसाइड किए थे और हर एक स्टेट यानी हर एक कंट्री को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आप लोग अपने अपने लेवल पे, अपने अपने कंट्रीज में जब अपनी अपनी पॉलिसीज बनाए तो किन किन बातों का ध्यान में रखेंगे, वो सब कुछ इन 27 प्रिंसिपल में, 27 प्रिंसिपल्स में दिया हुआ था। यानी कि जब आप अपनी देश के लिए पॉलिसीज बनाओगे तो एनवायरमेंट के लिए जरूर पॉलिसीज बनाना, एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज बनाना। ऐसा नहीं है कि आप जीडीपी क्रिएट करना चाहते हो, खूब सारा जीडीपी खूब बढ़ाना चाहते हो, लेकिन जीडीपी बढ़ाने के चक्कर में आप एनवायरमेंट का सत्यानाश कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ आप लोग यहां पे देखोगे। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखेंगे। अब आप देखोगे यूएनएफसीसी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने यहां पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का कॉन्सेप्ट दिया। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मतलब कॉन्फ्रेंस दिया। अब देखिए यहां पे क्या है, अभी फिलहाल पे 198 कंट्रीज हैं। इन कंट्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टीज बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पार्टीज बोलेंगे। तो इन्हीं कंट्रीज यानी इन्हीं कंट्रीज या फिर इन्हीं पार्टीज के कॉन्फ्रेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ठीक है। 30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हो चुकी है,
31 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होने वाली है। ठीक है बच्चे, तो अब देखते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, याद रखना 1994 में अर्थ समिट जो था इनेक्ट हो गया था। 1995 में आप पहला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी देखोगे। क्लियर पॉइंट, 1995 में। उसके बाद आप देखोगे कहां पे हुआ था, इंपॉर्टेंट है भाई, एक एक वेन्यू इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बर्लिन जर्मनी में आप लोग देखोगे, एग्जैक्ट नंबर ऑफ पार्टीज आप लोग देखोगे कितने हैं यहाँ पे, तो 117 है। क्लियर पॉइंट बच्चे, 117 है। मेन डिसीजन क्या लिया गया था यहाँ पे कि हर एक कंट्री को क्या बोला, फॉर्मली इनिशिएटेड द लीगल प्रोसेस टू नेगोशिएट बाइंडिंग ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन टारगेट, यानी कि हर एक कंट्री को एक टारगेट लेना पड़ेगा ग्रीन हाउस गैस के रिडक्शन के लिए, यानी ग्रीन हाउस गैस जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा बड़ा कॉज है, उसको कैसे हम लोग कम करें। हम लोगों ने कॉप 1 जो कि 1995 में हुआ था उसमें डिसीजन लिया था। ठीक है बच्चे, याद रखेंगे। उसके बाद अगला देखिए, सारे के सारे कॉप इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉप 30 तक हो चुके। कॉप 30 आप लोग पढ़ोगे तो नहीं पढ़ पाओगे, तो सारे सारे इंपॉर्टेंट जो कि जिनमें की डिसीजंस लिए गए थे, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे, सब उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो कॉप 1997 में आप लोग देखोगे बच्चे। ठीक है, नॉट कॉप 1997, कॉप 3 जो कि 1997 में हुआ था, उसमें आप लोग पहली बार देखोगे क्या क्या चीजें किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसमें आप लोग देखोगे क्योटो शहर है जापान का, तो वहां पे कंडक्ट किया गया था। 192 पार्टीज आप लोगों को यहाँ पे दिखेंगे, इसीलिए इसको हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं। तो कॉप 3 जो है आपका, कॉप 3, इसको हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है पॉइंट। तो जो हम लोगों ने कॉप 1 में डिसाइड किया था, उसी ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन या फिर ग्रीन हाउस गैसेस के रिडक्शन के लिए जो डिसीजन लिया गया था, उसी को हम लोगों ने आगे बढ़ाया था। यानी कि यहां पे हमने मैंडेटरी कर दिया था। मैंडेट क्या कर दिया था, जो डेवलप्ड नेशन है वो रिड्यूस करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट एमिशन बाय एन एवरेज ऑफ 5.2% बिलो 1990 लेवल ड्यूरिंग द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड 2008 से लेकर के 2012 तक। यानी कि 2008 से लेकर के 2012 के बीच की बात अगर हम कर रहे हैं, याद रखें, तो जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज जो है, जो कि बहुत ज्यादा हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ रही हैं, ठीक है, उनको एवरेज कितना कम किया जाएगा, 5.2% कम किया जाएगा। याद रखना, 5.2% कम किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो 6 गैसेस को हम लोगों ने टारगेट किया था। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, नॉट क्लोरोकार्बन, दूसरा है वो। उसके बाद देखोगे आप फिर पर फ्लोरोकार्बन की बात कर रहे हैं। उसके बाद सल्फर हेक्साफ्लोराइड की बात करें तो 6 गैसेस को टारगेट किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 1997 में हुआ था, जिसको हम लोग कॉप 3 के नाम से भी जानते हैं। क्लियर पॉइंट। यहाँ पे 3 कार्बन मैकेनिज्म की भी बात की गई थी, यहाँ पे याद रखना। ठीक है, यानी कि इंट्रोड्यूस किया गया था मार्केट बेस्ड कॉम्प्लायंस टूल, यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CMD, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन और एमिशन ट्रेडिंग। यानी कि इन तीनों में हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम किस तरीके से कार्बन एमिशन को कम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखोगे एमिशन ट्रेडिंग, लास्ट, ये तीनों का सम अप मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे क्या बोला गया था, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, यानी कि सभी मिल करके पूरे अर्थ को, पूरे एनवायरमेंट को क्लीन रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, ध्यान सुनेगा। जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, दो कंट्रीज अगर चाहे तो ज्वाइन एक दूसरे के साथ मिल करके एनवायरमेंट को क्लीन कर सकते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए कार्बन एमिशन को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जापान इंडिया को बोल रहा है कि जापान सुनो, इंडिया ऐसी बात है, मैं तुम्हारी कंट्री में कुछ प्रोजेक्ट लगा दूं। कौन से प्रोजेक्ट सर, तो वो सारे प्रोजेक्ट जो कि कार्बन एमिशन को कम करेंगे या फिर जो कार्बन एटमॉस्फेयर में उसको रिड्यूस करेंगे। तो इंडिया और जापान ने यहाँ पे मिलकर के जॉइंटली काम किया है। क्लियर पॉइंट। उसके बाद एमिशन ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक टारगेट रखा गया कि जो डेवलप्ड नेशन है उन लोगों ने बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट भी उनके अंडर में हुआ है, यानी वो बहुत ज्यादा डेवलप नेशन है। बट डेवलप आप कैसे हुए, एनवायरमेंट को खराब करके हुए हो। वो एनवायरमेंट जिसके खराब होने का खामियाजा हम सब भुगत रहे हैं। डेवलपिंग नेशन, अंडर डेवलप नेशन, लीस्ट डेवलप नेशन, सब भुगत रहे हैं। तो सर, डेवलप नेशन होने के नाते आप लोगों को फंड करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा हम छोटे छोटे देशों को, ताकि हम लोग अपने देश में कार्बन एमिशन को रोक सकें। क्लियर पॉइंट। और अब आप डेवलप्ड नेशन हो, अब आप कार्बन एमिशन नहीं कर सकते हो। तो यहां पे जो डेवलप्ड नेशन है उस छोटे देश को बोलेगा कि सर, मैं तो कार्बन एमिशन कर नहीं सकता हूं क्योंकि मैं तो डेवलप्ड नेशन हो गया हूं, तुम्हें अलाउड है कार्बन एमिशन करना भी। तो ऐसा करते हैं, तुम मेरे से कुछ पैसे ले लो और जितना यूनिट तुम्हें अलाउड है कार्बन एमिट करना, क्या मैं कर लूं सर? ठीक है, तो बोलेगा हाँ सर कर लो। तो मैं उसको पैसे दे दूंगा चूंकि मैं डेवलप्ड नेशन हूं, डेवलपिंग नेशन को, और उसके हिस्से का कार्बन एमिशन मैं करने लग जाऊंगा। उसको क्या बोलते हैं, एमिशन ट्रेडिंग। तो ये सारे के सारे टारगेट हम लोगों ने रखे थे क्योटो प्रोटोकॉल में। ठीक है बच्चे, याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद देखोगे 2009 कॉप 15, कोपेनहेगन अकॉर्ड जिसको हम लोग कहते हैं, यहां पे ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात की गई थी। अब देखिए यहां पे क्या है,
मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को क्या बताया था कि जो डेवलप्ड नेशन है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हैं, लेकिन डेवलप क्यों हुए हैं? क्योंकि उन लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है। क्या किया है? इंडस्ट्रियलाइजेशन उन लोगों ने किया है। अब भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन आप लोगों ने किया हुआ है, क्लियर पॉइंट। अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करोगे तो डेफिनेटली कार्बन एमिशन तो होगा ही होगा, लेकिन आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में पूरा एनवायरमेंट, पूरे ग्लोब का एनवायरमेंट खराब हो रहा है ना, तो सर आपको फंडिंग करनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे गरीब देशों को, जो कि अपने देश में पेड़ लगाएं, जो अपने देशों में फ्लड से निपटें, जो अपने देशों में कार्बन एमिशन को कम करें, जो अपने देशों में कार्बन जो एमिट हो चुका है उसको रिड्यूस करें। हर तरीके का एक्शन वो ले सके, उसको आपको फंड देना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब? तो ग्रीन क्लाइमेट फंड के नाम से हम लोग जानेंगे, क्लियर पॉइंट। उसके बाद यहां पे क्लाइमेट फाइनेंस टारगेट रखा गया था। क्लाइमेट फाइनेंस का टारगेट डेवलप्ड नेशन अब डेवलपिंग नेशन को, अंडर डेवलप्ड नेशन को, लीस्ट डेवलप्ड नेशंस को फंड करेंगे। क्या करने के लिए? क्लाइमेट को ठीक रखने के लिए, क्लियर पॉइंट याद रखना। तो डेवलप्ड नेशन प्लेज्ड अ कलेक्टिव क्लाइमेट फाइनेंस टारगेट टू डिलीवर कितना? 100 बिलियन पर ईयर बाय 2022 डेवलपिंग नेशंस फॉर मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन प्रोजेक्ट। यानी कि एनवायरमेंट को खराब होने से रोकने के लिए, कार्बन एमिशन को रोकने के लिए कितने? 100 बिलियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन डेवलप नेशन देंगे। किसको? डेवलपिंग नेशन को। और 2020 तक का टारगेट यहां पे रखा गया है। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखेंगे। आगे देखते हैं कॉप 21 जो कि 2015 में किया गया था। इसी को हम लोग पेरिस एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना पेरिस एग्रीमेंट, क्योंकि यहां पे पेरिस फ्रांस में कंडक्ट किया गया था। 195 सिग्नेचरीज आपको मिलेंगी, ठीक है। अभी आप लोग 197 अभी हाल ही में देख रहा था एक 1, यानी 198 आप लोग लिखोगे बच्चे, ठीक है, याद रखना 198। अब यहां पे क्या तय किया गया था? दो चीजें इंपॉर्टेंट तय की गई थी। एक तो एनडीसी तय किया गया था। एनडीसी का मतलब क्या होता है? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यानी हर एक नेशन का, हर एक देश का कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा एनवायरनमेंट को साफ सुथरा, स्वच्छ और नीट एंड क्लीन रखने में। हर एक कंट्री को कुछ यहां पे ड्यूटीज सौंपी गई थी। तो ये एनडीसी का कॉन्सेप्ट आया था पहली बार, आप देखोगे पेरिस एग्रीमेंट में। उसके बाद आप लोग देखोगे पेरिस एग्रीमेंट में एक टारगेट रखा गया था, ठीक है, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले हमारा टेम्परेचर जितना भी था, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले हमारा टेम्परेचर जितना भी था, यानी प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन आप लोग कह सकते हो, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, हम जितना भी हमारा टेम्परेचर, उस पर हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर कितना बढ़ना चाहिए? 1.5 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मेरा टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन 26 डिग्री सेल्सियस था, तो ज़्यादा 27.5 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, या 28 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ये आप लोग देखेंगे, ये टारगेट रखा गया था। यानी कि यहाँ पे ग्लोबल टेम्परेचर कितना बढ़ेगा इस बात को भी माना गया था, यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक ही हम लोग ज्यादा बढ़ा सकते हैं। क्लियर पॉइंट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर गोल के नाम से जानते हैं। तो टेम्परेचर गोल और एनडीसी का कॉन्सेप्ट आप लोग देखोगे पेरिस एग्रीमेंट में, ठीक है बच्चे, याद रखना पेरिस एग्रीमेंट में। उसके बाद आप लोग देखोगे कॉप 21, कॉप 26 जो कि 2021 में आया था, काफी इंपॉर्टेंट आप लोग देखोगे, ठीक है। कहां पे हुआ था? ग्लासगो में हुआ था। ग्लासगो यानी कि यूके। मेन देखोगे तो स्कॉटलैंड की हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। कहां पे? स्कॉटलैंड की हम बात करेंगे। स्कॉटलैंड में अगर आता है 197 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। और यहां पे आप लोग देखोगे गोल क्या था? गोल फेज्ड आउट करना, ठीक है, याद रखना। फर्स्ट एवर एक्सप्लिसिट ग्लोबल एग्रीमेंट टू रिड्यूस अनबेटेड कोल पावर, यानी कि कोल पावर को, याद रखना। यहां पे एक और चीज, यहां पे थोड़ा सा आप लोगों को समझने की जरूरत पड़ेगी। यहां पे फेज आउट करने की बात किया गया है, ठीक है बच्चे, यहां पे हम लोग फेज आउट करने की बात की गई है, ठीक है। लेकिन यहां पे स्टार्टिंग में क्या बोला गया है? पहले हम लोग फेज डाउन करेंगे, यानी कि कोल के इस्तेमाल को फेज डाउन करेंगे, धीरे धीरे हम लोग फेज आउट कर देंगे कोल के इस्तेमाल को, यानी कि हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में, ठीक है बच्चे, याद रखना। उसके बाद आप यहां पे एक और डिसीजन लिया गया था एडेप्टेशन फाइनेंस का। एडेप्टेशन फाइनेंस क्या होता है? जिन कंट्रीज में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, कुछ कंट्रीज डूब रही हैं ग्लेशियर पिघलने की वजह से, कुछ कंट्रीज आधी डूब चुकी है, कुछ कंट्रीज में फ्लड हर साल आ रहा है, उन कंट्रीज को उस सिचुएशन को एडॉप्ट करने के लिए पैसे दिए जाएंगे फ्रॉम बाय डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड नेशंस देंगे डेवलपिंग नेशंस को, ठीक है। उसको हम लोग एडेप्टेशन फाइनेंस की बात करते हैं। तो आप यहां पे देखोगे 40 बिलियन दिए जाने की बात हो रही है। 40 बिलियन दिया जा रहा है। अभी कितना है एडेप्टेशन फाइनेंस? तो 40 बिलियन। अभी हाल ही में 2026 में जो 8 जून से लेकर 18 जून तक बॉन क्लाइमेट कन्वेंशन
हुआ है उसमें इसको बढ़ा करके $120 बिलियन करने की बात की गई है, बट हुआ नहीं है। अभी जो कॉप 31 अंटालिया टर्की में होने वाला उसमें डिसीजन लिया जाएगा कि 120 बिलियन किया जाए कि नहीं किया जाए। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखना। उसके बाद आप लोग देखोगे यहां पे कि एक एनुअल टारगेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 40 बिलियन, अच्छा ये तो हम कर ही चुके हैं, ठीक है, इसको क्या ही करने की जरूरत है, ठीक है, याद रखना। तो 40 बिलियन का जो आप देखोगे टारगेट किस में रखा गया था, कॉप 26 21 जो कि 2021 में हुआ था ग्लासगो में, ठीक है। उसके बाद 2022 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2022 की बात कर लेते हैं। तो कॉप 27 शर्म शेख में, ठीक है, याद रखना, शर्म शेख यानी कि हम यहाँ पे इजिप्ट की बात कर रहे हैं। शर्म शेख में एक शर्म शेख में कॉप 27 आयोजित किया गया था। शर्म शेख एग्जैक्ट नंबर 190 प्लस कंट्रीज आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इसमें जो मेन डिसीजन लिया गया था, याद रखना, तो ऑफिशियल स्टैब्लिश्ड लॉन्ग अवेटेड लॉस एंड फंड डैमेज, याद रखना। अभी तक देखो आप लोगों ने क्लाइमेट फंड, अभी देखो क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा आप लोग समझ लो, ठीक है। क्या होता है क्लाइमेट फाइनेंस, यानी कि पूरे क्लाइमेट को ठीक करने के लिए जो डेवलप नेशन पैसा देंगे। इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि एडेप्टेशन फाइनेंस मैंने आप लोगों को बता दिया है ना थोड़ी देर पहले, 40 बिलियन वाला। उसके बाद उसके एक और फंड है, ठीक है, लॉस एंड डैमेज फंड, यानी कि जितना लॉस और डैमेज हो रहा है डेवलपिंग नेशन का, डेवलप्ड नेशन की वजह से उन डेवलपिंग नेशंस को भी पैसे दिए जाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉस एंड डैमेज फंड। तो लॉस एंड डैमेज फंड का जो कॉन्सेप्ट आया था कॉप 27 में आया था शर्म शेख में। क्लियर पॉइंट, याद रखना, ठीक है। तो आप देखो ऑफिशियल एस्टैब्लिश द लॉन्ग अवेटेड लॉस एंड डैमेज्ड फंड टू फाइनेंशियली कॉम्पेंसेट वल्नरेबल डेवलपिंग नेशन सफरिंग इमीडिएट डिस्ट्रक्शन फ्रॉम क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स। और ये डिजास्टर्स किसकी वजह से आए हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आए हैं, और इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे ज्यादा किसने किया है, डेवलप्ड नेशन ने किया है। कॉप 28 की बात करेंगे जो कि 2023 में हुआ था, दुबई यूएई, याद रखेंगे कहां पे, तो दुबई यूएई में। एग्जैक्ट नंबर ऑफ पार्टीज की बात करें तो 198 पार्टीज आप लोगों को यहां पे दिखेंगी। क्लियर पॉइंट, यहां पे हम लोगों ने टारगेट क्या लिया था, ग्लोबल ट्रिपलिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, यानी कि 2030 तक जाते जाते जितना भी हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ट्रिपल कर देना है, 3 गुना ज्यादा कर देना है। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल कम करें, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग ज्यादा करें। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे। उसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ पे पहला ग्लोबल स्टॉक टेक की भी बात की गई थी। पहला ग्लोबल स्टॉक टेक, जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं है, ग्लोबल स्टॉक टेक है। यानी कि पहली बार यहां पे पेरिस एग्रीमेंट के बाद, यानी कि पहली बार पेरिस एग्रीमेंट के बाद क्या मांगा गया था, रिपोर्ट कार्ड मांगा गया था सारी की सारी कंट्रीज से कि भाई साहब आप लोगों ने अभी तक क्या अचीव किया है, कितना एनवायरनमेंट को डेडिकेट किया है, ये सब आप लोग बताओ। तो इसके लिए क्या मांगा गया था, रिपोर्ट कार्ड पहली बार मांगा गया था। क्लियर है पॉइंट। जो भी पेरिस एग्रीमेंट में प्लेस लिए गए थे कंट्रीज के द्वारा वो सब का रिपोर्ट मांगा गया था। आप लोग यहाँ पे ध्यान दोगे, ठीक है बच्चे, याद रखेगा। उसके बाद आप लोग देखो बहुत सारी चीजें आप लोग को मिलेंगी। कॉप 29 2024 की हम बात करते हैं तो कॉप 29 2024 कहां पे हुआ था, अजरबैजान में हुआ था। अजरबैजान यानी कि हम यहाँ पे बाकू की बात करेंगे। 196 कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था और क्या कमाल की मैनेजमेंट की थी अजरबैजान ने। इसी वजह से इस साल जो 2026 का 5 जून यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे अजरबैजान बाकू में ही सेलिब्रेट किया गया था, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि कमाल की मैनेजमेंट की थी। आप लोगों ने देखा था कॉप 29 बाकू में किया गया था जो, ठीक है, याद रखना। तो बाकू फाइनेंस के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। अब देखिए यहां पे क्या किया गया था, एक नया न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल रखा गया था, यानी सारे के सारे कंट्रीज मिल करके अपने लिए एक गोल सेट किया था। और गोल क्या रहेगा, टू ओवरऑल द 100 बिलियन टारगेट। अभी 100 बिलियन टारगेट हमने बताया था ना कि 100 बिलियन टारगेट दिया जाएगा क्लाइमेट फाइनेंस के लिए, उसको बढ़ा करके यहां पे क्या बात करने की गई थी कि भाई साहब हम यहां पे $300 बिलियन करेंगे, ठीक है, $100 बिलियन से। याद रखना जो मैं $40 बिलियन से $120 बिलियन की बात कर रहा था वो एडेप्टेशन फाइनेंस है, ये क्लाइमेट फाइनेंस है, यानी कि ओवरऑल क्लाइमेट फाइनेंस की बात कर रहा हूं जो कि आप $100 बिलियन से लेकर के आप यहां $300 बिलियन करने की बात की जा रही है। बट यहां पे आप देखोगे कि $100 बिलियन का टारगेट रखा गया सारे के सारे कंट्रीज ने मिलकर के। तो पास द न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल टू ओवरऑल ओल्ड 100 बिलियन टारगेट, ठीक है, लॉकिंग कमिटमेंट टू ट्रिपल क्लाइमेट
फाइनेंस, ट्रिपल करने का मतलब $300 बिलियन करने का बात किया गया था। तो क्लाइमेट फाइनेंस की बात हो रही है, एडेप्टेशन फाइनेंस की बात नहीं हो रही। क्लाइमेट फाइनेंस को 4 अलग-अलग फंड में बांटा गया, उसी में से एक एडेप्टेशन फंड था, उसी में से लॉस एंड डैमेज फंड था, और ये पूरा क्लाइमेट फंड की बात कर रहा हूं मैं, क्लाइमेट फाइनेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चे, याद रखना। उसके बाद आप देखोगे कॉप 30 की बात करें, कॉप 30 बेलेम में हुआ था। बेलेम में आप देखोगे, बेलेम यानी कि ब्राजील में हुआ था, लास्ट ईयर वाला जो लास्ट कॉप 30 था, ठीक है बच्चे, याद रखना। इसमें कितने 197 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था। एडेप्टेशन यानी एडेप्टेशन फाइनेंस की जो हम बात कर रहे हैं, तो एडेप्टेशन के लिए कितने इंडिकेटर्स की बात की गई थी? 59 इंडिकेटर्स की बात की गई थी, यानी कि इंडिकेटर्स भी तो होने चाहिए ना भाई साहब। तो हम यहां पे कितने 59 इंडिकेटर्स यानी 59 एडेप्टेशन इंडिकेटर की बात की गई थी। क्लियर है पॉइंट, याद रखना। ये सारा मैं आप लोगों को वही मैं एडेप्टेशन फाइनेंस बता चुका हूं, तो इसके बारे में बार बार बात नहीं करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कितने 59 एडेप्टेशन फंड की बात, एडेप्टेशन इंडिकेटर्स की बात की गई थी। जैसे कि एडेप्टेशन, अगर कोई कंट्री बर्बाद हो रही है, डूब रही है क्लाइमेट की वजह से, तो कौन कौन से इंडिकेटर होने चाहिए, जैसे कि वाटर हो गया, हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब की बात की गई। तो 59 हम लोग देखेंगे, ठीक है बच्चे, याद रखना 59। आगे देखेंगे कॉप 31 अभी हुआ नहीं है, अंटाल्या टर्की में होने वाला है, और अंटाल्या टर्की में जब होगा तो उसमें मेन मुद्दा रखा जाएगा कि एडेप्टेशन फाइनेंस जो कि $40 बिलियन का अभी तक था, उसको $120 बिलियन कर दिया जाए, ऐसा डिसाइड किया गया है। बॉन क्लाइमेट कन्वेंशन जो कि 8 से 18 जून 2026 को कंडक्ट किया गया था बॉन जर्मनी में, उसमें डिसाइड किया गया है, याद रखना, ठीक है। अभी देखते हैं होता है कि नहीं होता है, ये तो बात की बात है, ठीक है। बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस क्या होता है? हर साल जर्मनी बॉन में कंडक्ट किया जाता है, हर साल जर्मनी बॉन में कंडक्ट किया जाता है। ये क्या है? ये हर एक कॉप के पहले, हर एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कन्वेंशन के पहले एक प्रिपरेटरी मीटिंग किया जाता है। क्लियर अपॉइंट बच्चे, प्रिपरेटरी मीटिंग यहां पर किया जाता है, प्रिपरेटरी कन्वेंशन आप लोग यहां पे देखोगे। यानी कि कॉप 31 होने वाला अंटाल्या टर्की में, तो उसके पहले ये कौन सा बॉन क्लाइमेट कन्वेंशन किया गया, और ये कौन सा सेशन है? ये 64th सेशन है। इसको हम लोग SB 64 के नाम से भी जानते हैं, यानी कि सब्सिडरी बॉडी 64। सब्सिडरी बॉडीज का मतलब क्या होता है? UNFCCC की सब्सिडरी बॉडीज, यानी कि जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट होता है ना, उनके ब्रांचेस की बात करते हैं, उनके ब्रांचेस के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और 64th सेशन, इसलिए हम लोग इस साल 2026 का बॉन 2026 का बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस को हम लोग SB 64 के नाम से भी जानते हैं। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखेगा, एक एक चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखेंगे इंडिया की बात करें। इंडिया ने अभी एक जो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में किया गया था, उस पेरिस एग्रीमेंट में इंडिया ने अपने सामने कुछ गोल रखे थे, कुछ टारगेट रखे थे, ठीक है। तो याद रखेंगे, एक एक टारगेट की हम यहां पे बात करेंगे, ठीक है बच्चे। अब देखिए कौन सा है? नेट जीरो कार्बन एमिशन, यानी कि 2070 तक जाते थे इंडिया का कार्बन एमिशन, नेट कार्बन एमिशन जीरो हो जाएगा। यानी कि जितना कार्बन हम लोग बनाएंगे, मतलब जैसे एमिट करेंगे, जैसे 10 यूनिट का कार्बन हमने एमिट किया, ठीक है, तो 10 यूनिट का कार्बन हम लोग ऑब्जर्व भी करेंगे, यानी उतना पेड़ में लगाएंगे हम लोग, ठीक है। दूसरा आप लोग देखोगे नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी, यानी कि हम 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे बाय 2030। उसके बाद आप लोग देखोगे रिन्यूएबल शेयर की बात करते हैं, यानी 50% ऑफ इंडिया टोटल एनर्जी 2030 तक कहां से आएगी? रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से आएगी, यानी कि विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब कुछ, ठीक है। कार्बन इंटेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, रिड्यूस करेंगे हम कितना? 45% कार्बन बाय 2030, याद रखिएगा, ठीक है, एज कंपेरिजन टू 2005। उसके बाद एब्सोल्यूट रिडक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो एब्सोल्यूट रिडक्शन में आप लोग क्या देख रहे हो, ठीक है, रिड्यूस प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन फ्रॉम नाउ अंटिल 2030। ये सारे के सारे टारगेट रखे गए थे। इन सारे के सारे टारगेट को हम लोग क्या बोलते हैं? पंचामृत टारगेट बोलते हैं। कौन सा पंचामृत टारगेट? तभी तो 1 2 3 4 5 तरीके के टारगेट आप लोगों को नजर आएंगे, ठीक है बच्चे, याद रखेगा। उसके बाद इंडिया का एक और इनिशिएटिव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग देखोगे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। अब इंडिया ने जो प्रॉमिस किया था कि हम ज्यादा ज्यादा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करेंगे, तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करने के लिए इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है, ISA जिसको हम बोलते हैं, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी ज्यादा ज्यादा सोलर एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल करें। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखना, ठीक है। 2015 लॉन्च एट COP21 में इसको लॉन्च किया गया था, और पेरिस के साथ लॉन्च किया गया था, पेरिस में फ्रांस के साथ मिलकर के लॉन्च किया गया था। तो पेरिस हो गया, आप देखोगे फ्रांस हो गया, प्लस इंडिया हो गया। मेनली आप लोग फ्रांस और इंडिया ही देखोगे, पेरिस में हुआ था, इस वजह से हम लोग पेरिस को ऐड कर लेते हैं, अदरवाइज पेरिस का यहाँ पे ज्यादा रोल नहीं है। 100+ मेंबर्स आप लोगों को यहाँ पे दिखेंगे, गुड़गांव में इसका आप लोग हेडक्वार्टर देखोगे, और
पहली बार ऐसा एक मतलब अलग अलग कंट्रीज को मिला करके कन्वेंशन डिसाइड किया गया, यानी कि एक कॉन्फ्रेंस डिसाइड किया गया, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड किया गया है। ये इंडिया का इनिशिएटिव है, ठीक है, कि हम ज्यादा ज्यादा सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें, ठीक है बच्चे। तो फर्स्ट एंड ओनली इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन टू हैव इट्स ग्लोबल हेडक्वार्टर लोकेटेड इन इंडिया। इस सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है बच्चे। आई होप पूरा सेशन आप लोगों को यूजफुल लगा होगा और आप लोगों ने छोटे छोटे प्यारे प्यारे नोट्स जरूर बनाए होंगे। एग्जाम ओरिएंटेड हर एक फैक्ट आप लोगों को मैंने बता दिया है और आप लोग इससे एक बार और देखें और नोट्स बनाएं। मिलेंगे अगले सेशन में इसी तरीके के बेहतरीन और भी टॉपिक्स लेकर के, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।